स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी सूत भर का अंतर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ, और लाइक ज़रूर करिएगा। कहानी शुरू करते हैं। गाड़ी जब स्टेशन में लगी उस समय 9 बज चुके थे। दीपक को कसकर भूख लगाई थी। उनका मन हुआ ठिकाने पहुंचने से पहले किसी ढाबे में चलकर कुछ खा लिया जाए। फिर याद आया चाची खाना लेकर बैठी होंगी। चलते समय उन्होंने जतला दिया था कि घर से लौटकर खाना हमारे साथ खाओगे। उस दिन होटल नहीं जाने दूंगी। पर उस दिन यह थोड़ी ही पता था कि गाड़ी 2.5 घंटे लेट पहुंचेगी। अब इतनी रात गए उन्हें वह परेशान कैसे करेगा। फिर लौटकर ढाबे में जाने की हिम्मत भी नहीं होगी। भूखे पेट सो जाना पड़ेगा। और अगर अभी खाने पीने में घंटा आध घंटा बर्बाद करके घर पहुंचा और मालूम पड़ा कि लोग राह देख रहे हैं तो कितना खराब लगेगा। माँ हमेशा कहती है घर से खाली पेट और खाली हाथ कभी नहीं निकलना चाहिए। एक बार का चवेना तो साथ रखना ही चाहिए। लेकिन भाभी ने उतनी सुबह उठकर नाश्ता बना दिया था, यही बहुत था। इससे अधिक की आशा करना तो व्यर्थ ही था। भाभी के रहते माँ का रसोई में खटर पटर करना अविश्वास का वातावरण पैदा करता। इसलिए वह चुपचाप खाकर निकल पड़ा था। सबकी नज़र बचाकर माँ ने 10 का एक नोट पकड़ाकर उससे कहा था, बेटा रास्ते में कुछ खा लेना। वे 10 रुपये कब के हजम हो गए थे। वैसे उसने माँ को सांत्वना देते हुए कहा था, तुम अब मेरी चिंता छोड़ दो माँ। वहाँ मेरी एक और माँ बैठी है। वह तो मेरी छुट्टियों के दिन गिन रही होगी। अब खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। मैं क्या चिंता करूँगी रे। चिंता करने वाला तो वह ऊपर बैठा है, माँ ने कहा था और अदृश्य चिंतावाहक को हाथ छोड़ दिए थे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिछले साल भर से ऊपर वाला सचमुच उस पर मेहरबान है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। डरते डरते ही पीईटी दी थी। वैसे पास होने की खुशी को भाभी ने चौपट कर डाला था। साफ कह दिया कि जो कुछ पढ़ना है यहाँ रहकर पढ़ो, बाहर भेजने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। सौभाग्य से उन्हीं दिनों नाना जी ने संपत्ति का बंटवारा किया। माँ के हिस्से में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा आया था। माँ ने कह दिया, ज़मीन लेकर मैं क्या करूँगी, जो दाम बनते हों दे दीजिए। उन्हीं रुपयों से फिर एडमिशन फीस और आने जाने के किराए का जुगाड़ हो सका। ढंग के 4 जोड़ी कपड़े, नया जूता, एक मुनासिब सी सूटकेस और अल्लम गल्लम सामान खरीदा गया। शेष रकम को फिक्स में डालकर उसके ब्याज से खर्चों का प्रबंध किया गया। पहले तो हॉस्टल में ही रहने का तय हुआ था, पर 2 महीनों में ही होश फाख्ता हो गए। रैंकिंग तो जैसी होती है हुई ही, पर खर्च बेहिसाब होने लगा। वहाँ तो कटौती का कोई सवाल ही नहीं था। दिवाली की छुट्टियों से लौटकर आया तो उसने कमरे की तलाश शुरू की। उसके एक दोस्त ने इस मकान का पता दिया था। कहा था कि एक सज्जन व्यक्ति हैं जो गरीब विद्यार्थियों को कम किराए पर कमरा देते हैं। वह फौरन मित्र को लेकर उस पते पर पहुंचा। कमरा उसके भाग्य से खाली था और किराया भी अप्रत्याशित रूप से कम था। पर उनकी ढेर सारी शर्तें थीं। सिगरेट नहीं पियोगे, शराब नहीं छुओगे, कमरे में लड़कियों को नहीं लाओगे, आधी आधी रात तक रेडियो या टेप रिकॉर्डर नहीं बजाओगे। जब भी अपनी बात कह चुके तो दीपक ने इतना ही कहा, अंकल बिना बाप का लड़का हूँ, भाई भाभी के आसरे पढ़ रहा हूँ। वे फीस के पैसे देते हैं, माँ खाने का खर्च उठा रही है। शराब और सिगरेट की गुंजाइश ही कहाँ है। मेरे पास न ट्रांजिस्टर है न टेप रिकॉर्डर। अगले 2-3 सालों तक आने की संभावना भी नहीं है।
अब रहा लड़कियों का सवाल, तो मुझ जैसे फटीचर के पास कौन लड़की आएगी। उसकी साफ गोई और ईमानदारी से वे प्रसन्न हो गए। नहीं तो आजकल के लड़के घर की हालत चाहे खस्ता हो पर डींग ऐसे हाँकेंगे कि बस। वे दीपक की पीठ थपथपाकर बोले, बस तो बात जम गई। फटाफट सामान लेकर आ जाओ। जिस दिन सामान लेकर पहुंचा, दरवाज़ा एक प्रौढ़ महिला ने खोला। आंटी जी, वो कमरा। हमें आंटी फांटी कहवे की ज़रूरत नहीं है। वह हतप्रभ रह गया। उसने तो सोचा था शहरों का यह चलन होगा। उसने गृह स्वामिनी को ध्यान से देखा। एकदम ठेठ किस्म की महिला थी। उसने नम्रता से पूछा, चाची कहूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा, ठसक के साथ उत्तर आया। तभी अंकल बाहर निकले। अरे, लड़का सामान लिए दरवाजे में खड़ा है, उसे भीतर आने के लिए तो कहो। तुम वहाँ बैठी कौन सी मूरत गढ़ रहे थे? पेंसिनिया हो तो कम से कम दरवाज़ों तो देखा करो। हर बैर 100 काम खोटी करके हम ही को दौड़ना पड़ता है। वे एक झमाके के साथ भीतर चली गई और दीपक का दिल बैठ गया। ऐसी तेज तर्रार औरत के साथ 24 घंटे गुजारा कैसे होगा। डर के मारे वह सुबह मुंह अंधेरे ही उठ बैठा। नहा कर निकला ही था कि गृह स्वामिनी से सामना हो गया। चाय पी? जी नहीं, अभी गुमटी पर जाकर पी लूँगा। इतनी सुबह तुम्हारे लिए कौन सी गुमटी खुली है? चलो भीतर। वह उसे ज़बरदस्ती रसोई में ले गई और गर्मा गर्म चाय का प्याला पकड़ा दिया। चाय पीते हुए उसने सोचा कि वह बेकार ही डर रहा था। ये तो बिल्कुल माँ जैसी है, बस अठन्नियाँ बिंदी भर का फर्क है। और पिछले साल भर में उसने यह बार बार अनुभव किया है कि ऊबड़ खाबड़ बोली वाली इस महिला का मन उतना कर्कश नहीं है, बल्कि उसके अंतस में तो ममता का एक स्रोत सा बहता रहता है। उसने ऑटो कर लिया था, फिर भी घर पहुंचते पहुंचते 9:30 बज ही गए। गनीमत थी कि वे लोग अभी तक सोए नहीं थी। गाड़ी लेट थी क्या? जी हाँ, 2.5 घंटे लेट थी। हम तो समझे कि अम्मा ने एक आध दिन और रोक लिया होगा। अच्छा चलो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारी चाची तुम्हारा खाना लिए बैठी है। वह नहाकर निकला तो सचमुच उसकी थाली लगी हुई थी। वह कृतज्ञता से भर उठा। आप लोगों की दिवाली कैसी रही? उसने औपचारिकता निभाई। अरे, अब हम लोगों की क्या होली और क्या दिवाली, सब एक सी रहती है। तुम अपनी सुनाओ। नहीं बबुआ, अब की हमारी दिवाली खूब अच्छी रही। अच्छा, तुम्हारे अंकल जी 300 रुपया हार गए। अरे, अब उन 300 रुपयों को कितने दिन रोगी? लेकिन आप रुपए कैसे हार गए? दीपक ने पूछा। अरे, रात भर जुआ खेले हैं। अंकल, आप जुआ खेलते हैं? बस दिवाली पर खेलते हैं बेटे। उस दिन कोई दोष नहीं होता, बल्कि हमारे बचपन में तो बड़े बुजुर्ग हमें खेलने के लिए रुपया अठन्नी देते थे कि जाओ बेटा अपना भाग आजमाओ। बुजुर्ग की करने को अब हम भुगत रहे हैं। बताओ, ये कोई अच्छी लत है? अरे, पांडवन के राजपाट छिन गए थे। तुम तो पेंसेनिया हो। ये टापरी छोड़ के तुम्हारे पास है का? क्यों, तुम हो तो महारानी। वैसे तुम्हें जो भी ले जाएगा दूसरे ही दिन वापस कर जाएगा। कहेगा, ये आपदा आप ही राखो महाराज, हमारे बस की नहीं है। दीपक को वहाँ बैठने में अब संकोच होने लगा। उठते हुए बोला, मैं अब सोऊंगा अंकल। हाँ बेटे, सुबह के चले हो। अपनी थाली यथास्थान रखकर वह कमरे में चला गया। कमरा यद्यपि बारामदे में था, फिर भी उसे पति पत्नी की नोक-झोंक सुनाई पड़ती रही। अब तो खैर उसे आदत हो गई है, पर पहले उसे बड़ी घबराहट होती थी। यह बात नहीं कि उसके यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हाँ, पर ऐसे पटाखे नहीं फूटते। वहाँ तो शीत युद्ध चलता है। माँ और भाभी के बीच में भैया त्रिशंकु से टंगे रहते हैं। बच्चे भाभी के साथ होते हैं। माँ के पाले में दीपक होता है और वह एकदम उदास हो आया।
उसके बिना माँ अब बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी। उसने माँ को कभी किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। कभी कभी वह याद करने की कोशिश करता है, माँ की पापा के साथ मीठी झड़पें तो जरूर हुई होंगी, पर ठीक से कुछ याद नहीं पड़ता। कुल जमा 6 वर्ष का तो था जब पापा की मृत्यु हुई थी। उसे इतना भर याद है कि वह उसके जीवन का स्वर्ण काल था। अपने दोनों भाई बहनों के बाद लगभग 10 साल के अंतराल से वह इस घर में आया था, इसीलिए घर भर की आँख का तारा था। सब उसे हाथों में उठाए फिरते थे। पर अचानक पापा चल बसे और सब कुछ उलट पुलट हो गया। ममतामयी घरेलू माँ कर्मठ अध्यापिका में बदल गई। भैया भाभी कम, अभिभावक ज़्यादा लगते। दीदी ने घर की कमान संभाल ली थी और यही सबसे बड़ा सुख था। उनकी ममता भरी छाँव में वह माँ की अनुपस्थिति भूल जाता था। पर यह सुख भी कितने दिन रहा। सयानी लड़की को घर में छोड़कर नौकरी पर जाते हुए माँ का मन आशंकित रहता था। अच्छा घर-वर देखकर उन्होंने दूसरे साल ही उनकी शादी कर दी। दीदी गई और घर एकदम सूना हो गया। दीदी थी तो घर में एक लय थी, रस था। अब खेलने खाने की, पढ़ने सोने की जगह भर रह गया। कुछ साल बाद जब भैया के ब्याह की बात चली तो वह पुनः उत्साह से भर उठा। उसे आशा थी कि भाभी के आते ही घर में रौनक हो जाएगी, खुशी की बरसात होगी। बरसात तो हुई, पर उसमें दीपक का मन भीग न सका। भाभी कभी अपनी सी हो न सकी, बल्कि भैया और दूर चले गए। उन दोनों की अलग छोटी सी दुनिया बस गई। माँ और दीपक निर्वासित से बाहर टापते ही रह गए। इस निर्वासन से बरसों बाद उसे माँ से फिर मिला दिया। पिछले दिनों घर और बाहर दोनों मोर्चे पर जूझते हुए माँ उससे बहुत दूर छिटक गई थी। फिर एक और नया पर्व प्रारंभ हुआ। कालांतर में घर की बगिया में 2 फूल खिले और आंगन किलकारियों से भर उठा। उन लोगों के साथ जैसे दीपक का अपना बचपन लौट आया। उन नन्हे नन्हे हाथों के पुलक भरे स्पर्श ने जीवन में फिर से रंगीनियाँ घोल दी। बच्चे अपने साथ खुशियों का अंबार लेकर आए थे, पर समस्याओं का भी ढेर लगा रहे थे। भाभी की नौकरी के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। रोज नई परेशानी सामने आ जाती। तब सबने मिलकर यह तय किया कि माँ अपनी नौकरी छोड़ दे। प्राइवेट स्कूल की नौकरी थी, जहाँ वेतन कम और काम ज़्यादा था। एक समय था जब यह छोटी सी रकम भी उनके लिए नियामत थी। पापा की नामालूम सी पेंशन के सहारे घर चल नहीं सकता था, पर अब वैसी कोई बात नहीं थी। अतः लंबे सोच विचार के बाद माँ ने त्याग पत्र दे दिया, और यही शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक तो वे बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट गईं। फिर नौकरी चाहे छोटी थी, उसके दम पर उन्हें घर में शासक का दर्जा प्राप्त था। खर्च की बागडोर भाभी के हाथों में जाते ही उनकी हैसियत एक आया कैसी होकर रह गई। दीपक देखता और तिल मिलाकर रह जाता। सोचता, मेरा अपना घर होगा, घर जहाँ माँ का एक छत्र शासन होगा। उसी दिन के लिए तो वह इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सुबह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था कि अंकल ने आकर कहा, तुम्हारी चाची तुम्हें बुला रही है। भीतर जाकर देखा तो दीपावली के पकवानों से पूरा थाल सजा हुआ था। लो बेटा, बड़ी मुश्किलन से तुम्हारे लिए सेहत में रखो है। तुम्हारे अंकल की चंडाल चौकड़ी के मारे घर में कछु बचत है कब हूँ। वह संकोच से भर उठा। ये लोग इतना ध्यान रखते हैं, और वह घर से खाली हाथ चला आया था। भाभी ने यह भी नहीं सोचा कि लड़का दिवाली बाद वापस जा रहा है। पहले साल हॉस्टल में भी यूं ही पहुंच गया था तो साथ वालों ने नाक में दम कर दिया था। फिर बुरा सा मुँह बनाकर अपनी स्वर्गीय दादी को उसने एक बार फिर स्वर्ग भेज दिया था। तब कहीं जान छूटी थी।
पर इन लोगों के साथ तो वह ऐसा छल भी नहीं कर सकता। क्या भाभी कभी इन बातों को समझ पाएगी? आशा तो नहीं है। मिठाई का डिब्बा तो बहुत बड़ी चीज़ है। माँ चाहती है कि लड़का मीठा मुँह करके घर से चले, पर हलवा सेकना तो दूर, भाभी कभी दही शक्कर की कटोरी भी नहीं पकड़ाती। फिर माँ ही सबकी नज़र बचाकर मिश्री की डली उसके मुँह में दे देती है। उसकी मिठास को वह आने वाले कितने ही दिनों तक महसूसता रहता है। का सोचने लगे बेटा, यह तो बहुत ज़्यादा है चाची। तो कमरे में रखे रहो, स्कूल से लौट के भूख लगी है तो खा लियो। थाली लेकर कमरे में आया तो देखा अंकल उसके बिस्तर पर बैठकर नोटों की गड्डियाँ बना रहे हैं। उन्होंने 20 की, 10 की, 5 की थप्पियाँ बनाई और उन्हें रबर बैंड से कस दिया। 1 और 2 के नोटों का एक बंडल बनाया। फिर सारा सामान करीने से प्लास्टिक के एक चपटे डिब्बे में रखकर किताबों की अलमारी में छिपा दिया। दीपक एकटक उन्हें देख रहा था। ये हमारा स्विस बैंक है बचवा, वे मुस्कुराकर बोले। इस घर में यही सबसे निरापद स्थान है। यहाँ तुम्हारी चाची भटक नहीं सकती। अनपढ़ बीवी के भी बड़े फायदे हैं। भरखुरदार, आप ये पैसे चाची से छुपा कर रखते हैं? नहीं, रखें तो करें क्या? सारी पेंशन, सारा किराया तो वे झटक लेती हैं। मैं पान तंबाकू चाय पानी के लिए तरस कर रह जाता हूँ। कभी सिनेमा जाने का मन होता है, कभी दोस्तों के साथ खेलने की इच्छा होती है। अब इन सब के लिए रोज रोज कौन हाथ पसारे, और मांगने से ही क्या वे दे देंगी? इसीलिए मैं फसल पर कुछ रुपए इधर उधर कर लेता हूँ, कुछ ताश साथ दे जाते हैं। जानते हो, इस बार दिवाली पर 700 जीत कर लाया हूँ, और वे 300 जो हार गए थे वह तुम्हारी चाची के खाते पर है। अच्छा चलता हूँ, तुम्हें देर हो रही होगी। अभी होटल भी तो जाना होगा। सोचता हूँ ना जाऊँ। ये जो इतना सारा है ना बेटे, यह तो चवेना है, इससे कहीं पेट भरता है? जवान देह है, तुम्हारी दाल रोटी जो ज़रूर चाहिए। और चलते चलते वे एकदम रुक गए। सुनो, मैंने सुना पिछले महीने तुम्हारे रुपए नहीं आए थे, तो तुम 3 दिन होटल नहीं गए, ब्रेड पर गुजारा करते रहे। आपसे किसने कहा? किसी ने कहा हो, पर अगर यह सच है तो बहुत बुरी बात है बेटे। हमसे अंकल कहते हो और इतना दुराव रखते हो। अरे, हम पे पैसे नहीं भी होते तो घर था, 2 रोटी तो खिला ही सकते थे। आइंदा याद रहे, ऐसी भी ज़रूरत हो तुम हमसे कहोगे। हम यहाँ किस लिए हैं? अगर हमसे मांगने में संकोच हो तो हमारी बैंक से निकाल लिया करो। जब तुम पे पैसे आ जाएं, वापस डाल देना, समझे? उस स्नेह भरे उपालभ्य के आश्वासन से वह भीतर तक भीग उठा। रात सोते समय उसकी नज़रें अलमारी पर टिक गईं। दीवार में बनी हुई 2 तल्ले की साधारण सी अलमारी थी, जिसमें आबनूसी पल्ले लगे हुए थे। उसे कमरा दिखाते हुए अंकल ने कहा था, बेटा तुम्हें अपनी किताबों के लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। यह अलमारी में खाली नहीं कर सकता। इसमें मेरी प्रिय पुस्तकें हैं। घर में और कहीं मैं इन्हें रख नहीं सकता। किसी दिन रद्दी वाले की साइकिल पर सवार हो जाएंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। दीपक के पास इतनी पुस्तकें थी ही कहाँ जो उन्हें रखने की चिंता होती। अंकल ने कहा, कभी मन हो तो तुम भी पढ़ लिया करो, अच्छी किताबें हैं। एक आध बार उसने अलमारी खोली भी थी, पर सब पुरानी किताबें थी। चंद्रकांता संतति के कई भाग थे। प्रेमचंद्र के मानसरोवर का पूरा सेट था। प्रसाद की आंसू और कामायनी थे। एक किताब बिल्लेसुर बकरिया जैसे विचित्र नाम भी थे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कुछ पुस्तकें थीं। कोर्स के बाहर कुछ पढ़ने की ना तो कभी आदत रही, ना सुविधा, इसलिए उन पुस्तकों में उसका मन नहीं लगा। उस अलमारी का आकर्षण उसी दिन समाप्त हो गया। आज वह अलमारी एक नए रूप में सामने खड़ी थी।
अंकल ने कहा था, जब ज़रूरत पड़े पैसे ले लिया करो, ज़रूरत कब नहीं रहती। अभी उसी महीने की तो बात है। उसने बहुत सोच समझकर 10 तारीख का महीना बांध रखा था। फिर भी 3 दिन ऊपर निकल गए। झिझक के मारे वह होटल भी नहीं गया। डर लगा रहा कि कहीं सबके सामने बेइज्जत ना होना पड़े। पैसे लेकर जिस दिन वह पहुंचा, तो मालिक ने छूटते ही पूछा, इतने दिन कहाँ रह गए थे बाबूजी? उसकी अनुभवी नज़रों ने दीपक का चेहरा पढ़ लिया था। बोला, बाबूजी, देर सवेर तो होती ही रहती है। हम लोग क्या इतने बेमुरव्वत हैं? फिर आप तो पुराने ग्राहक हो। यह बात उसने इतनी ज़ोर से और इतने लोगों के सामने कही कि वह शर्म से गड़ गया। जरूर उन्हीं लोगों में से किसी ने अंकल जी से चुगली खाई होगी। सारी रात उसे नींद नहीं आई। उसके बाद तो जैसे यह क्रमशः हो गया। जैसे ही बिस्तर पर लेटता, आंखें अलमारी पर अटक जाती। कई छोटी मोटी ज़रूरतें उसके सामने फन फैलाकर खड़ी हो जाती। इस कमरे में भाग्य से उसे एक मेज तो मिल गई थी, पर एक टेबल लैंप की सख्त ज़रूरत थी। भैया की शादी में 5 लैंप उपहार में आए थे, पर सब भाभी के चचेरे भाइयों में बंट गए। उन्हें याद भी ना रहा कि घर में एक पढ़ने वाला देवर भी है। दाखिले के समय 4 जोड़ी कपड़े सिलवा लिए थे। वे अभी सलामत थे, पर स्वेटर एक ही रह गया था। राखी पर दीदी आई थी, तो उनसे कहने का मन हुआ था, पर वे उसके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लेकर ही आई थी। तब स्वेटर के लिए और कैसे कहता। कपड़ा वह दर्जी के यहाँ डाल आया था कि दिवाली पर नई ड्रेस पहन लेगा। रसीद माँ के पास छोड़ आया था। दिवाली पर गया तो पता चला माँ दूसरे ही दिन कपड़ा उठा लाई थी। इतनी ज़्यादा सिलाई देने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। भाभी से मांगने की हिम्मत नहीं थी। वे तो पहले ही भरी बैठी थी कि देने के लिए तो बड़ा भाई है और लुटाने के लिए छोटा। दीदी भतीजों के लिए सिर्फ मिठाई और खिलौने लाई थी। इसी से यह आक्रोश था। वह कपड़ा अब भी संदूक की तहलटी में पड़ा है। एक ढंग का धूप का चश्मा उसे चाहिए। उसकी चप्पल जवाब दे रही है। वह धोबी से कपड़े नहीं धुलवा पाता। कभी सिनेमा जाने का मन हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। जीवन की कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वह तरस कर रह जाता है, जबकि हाथ भर के फासले पर 1000 रुपये रखे हुए हैं। अंकल ने कहा भी है कि जब ज़रूरत हो तो ले लिया करना, पर क्या वह ले सकता है? माँ हमेशा कहती है, बिना बाप के बेटे हो तुम। भाई भाभी की राज में रहना है। नज़र नीची जवान मीठी और हाथ साफ रखोगे तभी निभाए हो पाएगा। माँ की यह सीख उसे कुछ करने भी नहीं देती थी, और अलमारी का भूत उसके सिर से उतरता भी नहीं है। लगातार कई रातों तक वह सो नहीं पाया और उसका चेहरा इतना सा निकल आया। एक दिन अंकल ने पूछा ही लिया, बेटे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी, कुछ हरारत सी लग रही है। उन्होंने फौरन माथा छूकर देखा। अरे तुम्हें तो सचमुच बुखार है। चलो कमरे में चलकर आराम करो। कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पत्नी को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया और खुद नुक्कड़ वाले डॉक्टर गुप्ता को लिवा लाए। उन्होंने जो जो दवाइयाँ लिख दी वे भी खुद जाकर ले आए। चाची पूरे समय बड़बड़ाती रही कि अकेले लड़कों को रखना इसीलिए तो खलता है, जिम्मेदारी आ जाती है। पर वे पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह उसका बुखार उतर गया। चाची भी उठकर अपने रोज के कामकाज में लग गई। अंकल को अकेला पाकर उसने कहा, अंकल एक बात कहूँ? बोलो बेटे। आपके रुपए यहाँ से उठा लीजिए। चिंता के मारे मैं रात भर सो नहीं पाता। कमरा मेरा बाहर का पड़ता है। कई बार दोस्ती भी आ जाते हैं। कभी कुछ हो गया तो। तुम कौन से रुपयों की बात कर रहे हो? वे ही जो अलमारी में रखे हैं। तुम क्या सोचते हो वे अब तक वहीं पड़े हुए हैं? अरे भैया, रुपयों के पाँव होते हैं। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। और फिर तुम्हारी चाची तो सीबीआई की नानी है।
दूर से रुपया सूंघ लेती है, उसके मारे क्या कुछ बच पाता है? सच अंकल, उसने कहा और राहत की एक लंबी सांस ली। पता नहीं कितने दिनों बाद उसे उस रात चैन की नींद आई। बुखार तो उसका 2-4 दिन में ठीक हो गया था, पर चाची ने उसे अगले 2-4 दिनों तक होटल नहीं जाने दिया। घर पर ही पथ्य बनाकर खिलाया। दीपक बार बार सोचता, इन लोगों के स्नेह से वह क्या कभी पूर्ण हो पाएगा? 15-20 रोज बाद की बात है। वह कॉलेज से लौटा तो देखा अहाते में पीतल के बर्तनों का ढेर लगा है और उन पर कलई हो रही है। बारामदे में अपनी बुनाई लिए हुए चाची उन पर निगरानी कर रही हैं। अंकल धूप सेकते हुए अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है अंकल? इसे कहते हैं दिवाली के बाद दिवाला। नहीं, मेरा मतलब था अभी कोई फंक्शन वगैरह है क्या? अरे, कल को तुम्हारी चाची की तेरह में 1500 ब्राह्मण खिलाने पड़ेंगे, तो बर्तन तो चाहिए कि नहीं? दीपक सक पका गया और कलई वाला मूँछों में हंस रहा था। अरे, तुम खिला चुके 1500, तेरा बामन जिमा दीजिएगा तो मैं तर जाऊंगी। वैसे भगवान ने एक बड़ा अन्याय किया कि तुम्हें एक बेटा भी न दिया। दीपक सन्न रह गया। अपनी निसंतान पत्नी से कोई ऐसा क्रूर परिहास करता है? पर चाची ने जरा भी बुरा नहीं माना। तुनक कर बोली, हाँ बेटा, होता तो सारे बामन उसी के मूड़े पटक के तुम छुट्टी पा जाते। सो तो बात की बात है, पर बेटा होता तो बहू भी आती, और बहू आती तो ये सारा कबाड़ खाना ले जाती और बदले में स्टील के चमचमाते बर्तन ले आती। अरे, मैं देखती कैसे ले जाती। उनकी वह आक्रामक मुद्रा देखकर दीपक को हंसी आ गई। अंकल, दुनिया की किसी बहू में इतना दम नहीं है कि चाची की बर्तनों को हाथ भी लगा ले, उसने कहा और कमरे में चला गया। पर कमरे में जाते ही वह उदास हो गया। उसे माँ की जगर मगर गृहस्थी याद आने लगी। पीतल के डिब्बों की कतार हुआ करती थी और वह भी सदा चमचमाती हुई। पीतल और तांबे के बड़े बड़े कलश थे, बाल्टियाँ थीं, गागरें थीं। मजाल है जो किसी पर दाग भी पड़ा हो। पापा की मृत्यु के बाद गृहस्थी का रस चाहे सूख गया हो, उसके रख रखाव में फर्क नहीं आया था। पर भाभी ने आते ही एक एक बर्तन निकालना शुरू किया और उनकी रसोई स्टील के बर्तनों से झलर मलर करने लगी। हर बर्तन की रवानगी के समय माँ की आंखें छलछला आती। बड़े अरमानों से, बड़ी मेहनत से यह गृहस्थी जोड़ी थी मैंने। एक आध बार दबी जुबान से उन्होंने कहा भी, दीपक के लिए कुछ तो रहने दो। तो भाभी बोली, दीपक को क्या हम कुछ देंगे नहीं माँ जी? और फिर वह अपने वाली क्या खाली हाथ आएगी? आने वाली अपने साथ गाड़ी भरकर सामान ले आए, क्या फर्क पड़ता है? पर वह यह कैसे जानेगी कि उसकी सास ने कितने जतन से, कितनी साधों से गृहस्थी जमाई थी। बस, दीपक ने फैसला कर लिया। नौकरी लगते ही माँ के लिए पीतल के ढेर सारे बर्तन खरीदेगा और उन पर बड़े बड़े अक्षरों में माँ का नाम खुदवाएगा। वो जो आने वाली है उससे साफ कह देगा, अपनी गृहस्थी आप जमाओ, इन बर्तनों को छूने की ज़रूरत नहीं है। बाहर अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ा। अंकल कह रहे थे, मेरे पास तो नहीं है, दीपक के पास हो तो देखता हूँ। वही एकदम सहम गया। इतने सारे बर्तनों की मजदूरी 50-60 से कम तो क्या हुई होगी? इतने पैसे उसके पास होंगे भी, और अगर सबके सब उठाकर दे भी दे तो। लेकिन अंकल ने उससे कुछ नहीं कहा, सीधे अलमारी के पास गए, अपना स्विस बैंक खोला और रुपए लेकर बाहर चले गए। दीपक आश्चर्य में भरकर उन्हें देखता रह गया। कलाई वाले को विदा करके वे फिर लौटे, डिब्बा यथास्थान रखा और अलमारी बंद करके दीपक के पास बैठ गए। क्या सोच रहे थे बरखुरदार? यही कि अंकल झूठ भी बोलते हैं, ठीक है ना? उस दिन तुम इतने बेचैन थे कि मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। यह रुपया तुम्हारे मन पर इतना बड़ा बोझ बन जाएगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था।
लेकिन अब मुझे फिर टेंशन हो जाएगा। सच कहता हूँ अंकल, इस बला को यहाँ से हटा लीजिए। मैंने आपसे झूठ कहा था। मुझे दोस्तों से कोई खतरा नहीं था, परंतु मैं अपने आप से डरता हूँ कि किसी दिन मुझे मोह हो जाए तो। देखो बेटे, मोह और संयम में सूद भर का फर्क होता है। तुमने उस सूद भर के अंतर को बनाए रखा। उस उम्र में यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा, और संस्कार सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। जानते हो, हमने एक बेटा पालने की कोशिश की थी। वह मेरी बहन का बेटा था। 5 साल का था जब हम लोग उसे लाए थे। हमने भरपूर प्यार दिया, दुलार दिया, दुनिया की हर नेमत दी जो हम दे सकते थे, पर संस्कार नहीं दे सके, क्योंकि वह हमारा बेटा नहीं था। हमारे कर्तव्यों की लिस्ट बहुत लंबी थी, पर अधिकार के नाम पर शून्य था। उसके आचार व्यवहार में, शिक्षा दीक्षा में कहीं भी हम अनुशासन का अंकुश न रख सके। अपनी आंखों के सामने उसे बर्बाद होता देखते रहे। परिणाम यह हुआ कि 15 साल की तपस्या पर पानी फेरकर एक दिन चंपत हो गया। जाते हुए अपनी मामी की 5 तोले की चैन भी ले गया। अब बहन सबसे कहती फिरती है कि मामा के प्यार ने और मामी की फटकार ने लड़के को कहीं का न रखा। तब से हमने वह चक्कर ही छोड़ दिया है। तुम जैसे होनहार बच्चों पर प्यार लुटाकर अपने अरमान पूरे कर लेते हैं। 2 बाल्टी पानी तो निकाल देते, बर्तन काय से धुलेंगे? मैं पानी निकाल दूं? ना बेटे, तुम्हारे जाने से बात नहीं बनेगी। तुम अपनी पढ़ाई करो। और उठते हुए बोले, तुम्हारी माँ ने सचमुच बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और भी तुम्हारे राज में खूब सुख भोगे। उनके जाने के बाद भी बड़ी देर तक वह उनके आशीर्वचनों से पुलकित होता रहा। एकाएक आत्मविश्वास सिर उठाकर खड़ा हो गया।